वैष्णव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले मैं दर्शकों को ये बताऊं कि लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा आईआईटी कर जाए, कुछ लोग सोचते हैं मेरा बेटा आईएएस कर जाए, कुछ लोग सोचते हैं चलो कुछ नहीं तो विदेश से एमबीए कर जाए और वो भी विदेश से कर जाए, कुछ सोचते हैं कि चलो राजनीति में भेज दूं, कुछ सोचते हैं स्टार्टअप कर लूं। तो अश्विनी वैष्णव जी ऐसे मंत्री हैं जो पहले आईआईटी किया इन्होंने, उसके बाद आईएएस, उसके बाद इन्होंने विदेश से यूएस से एमबीए की, उसके बाद इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और जब राजनीति में आए तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, 3 मंत्रालय इसके पास है, इनके पास है। तो कई लोगों का सपना एक साथ होता है, कई पेरेंट्स का, कई छात्रों का, वो आपने एक साथ पूरा कर दिया। ईश्वर की कृपा है। मैं सोचता हूँ कि जब भगवान ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं तो अपना पूरा जितना 100% लगा सकते हो उतना लगा के काम करना चाहिए। एक बात और है, शिक्षा का अपना महत्व है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी बहुत महत्व है। मेरा मानना है कि एजुकेशन, आईआईटी हो, वॉटन हो, वो सब अपनी जगह है, लेकिन अगर संस्कार स्ट्रांग हो तो उसकी वैल्यू बहुत है। वो तो मैंने अभी देखा, मैं आपका ट्वीट देख रहा था, आप इतने व्यस्त होने के बावजूद, 3 मंत्रालय, इतने व्यस्त होने के बावजूद आप अपने परिवार के साथ गए थे और मैंने अपने पिता के साथ पूरे परिवार के साथ फ़ोटो डाली थी। तो ये वही संस्कार है। ज़रूर अपनी ज़िंदगी में जो संस्कार मिलते हैं परिवार से, समाज से, गुरुजनों से, जिनके साथ आप काम करते हो, उनसे, उन सब का लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मैं आपसे पर्सनल सवाल भी पूछूंगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं, दर्शकों को, कि मैं रिपोर्टर हुआ करता था और ये कलेक्टर हुआ करते थे, मैं तब से जानता हूं। तो मैं चाहूँगा पहले वो सवाल ले लूँ। बालासोर कलेक्टर आप हुआ करते थे, तब लोगों को पता नहीं था कि मुश्किल से 4 से 5 साल का करियर होगा आपका। 99 का साइक्लोन आया था उड़ीसा का, काफ़ी ज़्यादा। तब लोगों को ये इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि आप आईआईटी से भी, लोग आपको नॉर्मल कलेक्टर मान रहे थे। आपने यूएस नेवी की कुछ टैप की, जो भी हो, और आपने उस आधार पे अलर्ट जारी करके 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया और 1.5 लाख लोगों की जान बचाई उस साइक्लोन में, सिर्फ यूएस नेवी का। वो वहाँ आपकी आईआईटी वाली थ्योरी काम कर गई। आप बताना चाहेंगे? मुझे लगता है ये स्टोरी आप लोगों को शेयर करें। बहुत पुरानी बातें आपने याद दिला दी। तब मैं भी यंग था, आप भी यंग थे। वो ज़माने 99 की बात है एक्चुअली। उसमें सुपर साइक्लोन आ रहा था उड़ीसा के कोस्ट पे। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ नहीं होता था। तो जो आप कह रहे हैं, यूएस नेवी साइक्लोन को ट्रैक करती थी बहुत एक्यूरेटली। वो इन्फॉर्मेशन यूज़ की और जो सबसे बड़ी चीज़ उसमें थी, लोगों को मोबिलाइज़ करना, लोगों में कॉन्फिडेंस देना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात जा रही है उसमें लोगों को विश्वास आए। तो किस तरह से समाज के हर वर्ग को, लॉयर्स को, टीचर्स को, एनजीओज़ को, पॉलिटिकल जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको, उन सब को मोबिलाइज़ करके गांव-गांव में भेजा गया और बोला गया कि अगर अपने को जान बचानी है तो नीची जगह से इवैक्यूएट होके कोई ना कोई पक्की जगह आई है। उसका बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख लोगों ने इसमें सहयोग किया, इवैक्यूएशन हुआ और जब साइक्लोन आया तो बहुत सारी जानें बची। आज ये मॉडल कई देश, मतलब बांग्लादेश समेत कई आपके इस मॉडल को अपना रहे हैं। हाँ, इवैक्यूएशन आज एक स्टैंडर्ड मॉडल बन गया है। अब पर्सनल सवाल मैं बीच बीच में पूछता रहूँगा। आईटी टेलीकॉम मिनिस्ट्री आपको हाल फिलहाल ही मिली है, तो क्या क्या आपके प्लान्स हैं, किस तरह से उस मिनिस्ट्री को और अच्छा किया जाए, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? इस प्रोग्राम में जो सबसे रेलेवेंट चीज़ है स्टार्टअप्स, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का विज़न दिया और ये प्रोग्राम चालू किया, तब देश का बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्ग एक ऐसा था जो इसकी हंसी उड़ाता था। किस किस तरह की बातें की,
तब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया था कि 2025 तक 100 यूनिकॉर्न होने चाहिए देश में। 2025 तो अभी दूर है, आज 2021 में हमारे पास 70 यूनिकॉर्न्स हैं। तो एक सच्चे मन से लिया हुआ संकल्प और उसके पीछे अगर अच्छे से मेहनत की जाए तो हमारे जितने यंग भाई और बहन हैं, जिनमें एनर्जी है, बुद्धि है, काम करने की लगन है, शक्ति है, क्या से क्या नहीं कर सकते। आज हम विश्व के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में से एक है। अब इस इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसमें 3 बड़े इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा इनिशिएटिव है इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना है। क्यों? जब हम टेक्नोलॉजी या कोई भी स्टार्टअप में अगर देखते हैं, उसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, तो जो शुरू का फेज़ है, जब किसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट नहीं बना है, जब तक केवल एक आइडिया है, आइडिया से POC की तरफ जाने वाला पीरियड है। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है स्टार्टअप। उसको सपोर्ट उस वक्त सबसे ज़्यादा चाहिए। बाद में एक बार प्रोडक्ट बन गया तो देन थिंग्स चेंज, देन थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग रीजनेबली ईजी। इस वाले फेज़ में हेल्प करने के लिए इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जाएगा और विशेष ध्यान दिया जाएगा मेट्रोपॉलिटन से बाहर। आइडिया सभी के पास हैं। कोई यूपी के छोटे से गांव में कोई भाई को अगर कोई आइडिया आता है तो वो आइडिया भी वो डेवलप कर सके। कोई उड़ीसा के छोटी सी जगह में आइडिया को डेवलप कर सके, तमिलनाडु के किसी रिमोट टाउन से आइडिया आ सके। वो रहेगा पहला एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव। दूसरा इनिशिएटिव रहेगा कि किस तरह से कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। फॉर एग्जांपल चिप डिज़ाइन आज सेमीकंडक्टर डिज़ाइन वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स इंडिया में काम करते हैं। अगर वो स्टार्टअप तैयार करना चाहे तो उनको जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए, जिस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, तो कोई अपना स्टार्टअप तैयार नहीं कर पाता। ऐसी कई फील्ड्स हैं, उन सब में गवर्नमेंट का सपोर्ट अब आएगा। प्रोग्राम्स बन रहे हैं, स्कीम्स बन रही है, वो बहुत तेज़ी से आगे आएगी। तीसरा, कैसे टैलेंट का जो क्रंच है इसको फुलफ़िल किया जाए। तो अभी रिसेंटली फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसमें ऑलरेडी 4,71,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है पिछले 3 महीनों में ही। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विच पीपल आर गिविंग एंड दैट्स द वे इंडस्ट्री इज़ कमिंग फोर्थ। इसमें लेकिन एक चीज़ जो आपने इकोसिस्टम की बात की, उसमें तो ये ग्रामीण इलाकों तक कैसे पहुंचेगा? आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमने कई सारी हैकेथॉन्स की हैं, कई तरह के कॉम्पिटिशन्स किए, जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर सॉल्यूशंस का किया, इससे पहले भी किए, हेल्थ केयर के किए, प्लेटफॉर्म्स पे कुछ आइडियाज़ लिए जाएँ। अमूमन हर जगह से देखा गया, हर कंपटीशन में ऑलमोस्ट इक्वल पार्टिसिपेशन है शहर का और गांव का। दैट गिव्स ट्रिमेंडस एनकरेजमेंट कि हमारे युवा आज गांव और शहर का बैरियर तोड़ चुके हैं। आज गांवों से भी उतने आइडियाज़ आ रहे हैं जितने शहरों से। तो अब हम उस गांव के बच्चे को, जिसको आइडिया आ रहा है लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए सपोर्ट चाहिए। वही मैंने कहा कि हम इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क तैयार करेंगे, जिससे कि गांव के बच्चों को भी सपोर्ट मिले। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा मैं देख रहा था, स्टार्टअप सबसे ज़्यादा IT में है, टेलीकॉम में है, लेकिन जो हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर वो है। तो क्या ऐसी कोशिश हो रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको और प्रोत्साहित किया जाए? ये कोई योजनाएं हैं आप? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। इस पूरे इकोसिस्टम में अगर हम ढंग से देखें, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास UPI का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का। उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बना के दिया। इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर आइडिया लेके आए और अपना ऐप बनाए, अपना एक स्टार्टअप तैयार करे और एक स्पेशल वैल्यू एडिड सर्विस एक देना चालू करे। अभी यही थॉट प्रोसेस को हम हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, ऐसे सेक्टर्स जिस सेक्टर में एक शुरुआत का जो मोमेंटम चाहिए, शुरुआत का जो क्रिटिकल मास चाहिए, शुरुआत का जो बेस चाहिए, वो बेस पब्लिक प्लेटफॉर्म की तरह तैयार हो और उसके बाद में जितने
यंगस्टर्स इनिशिएटिव लेके उसमें जुड़ना चाहे जुड़े, उस सोच में जा रहे हैं हम लोग। एक आंकड़ा मैं देख रहा था, 44%, 44% स्टार्टअप में महिलाएं हैं। अच्छा आंकड़ा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि ये महिलाएं टियर 2, टियर 3 शहरों से नहीं हैं, ये शहरी महिलाएं हैं, मेट्रोज की है। तो ऐसा आपके प्लान में ऐसा कुछ है, सरकार के प्लान में, कि टियर 2, टियर 3, 4, 5 जो छोटे शहरों की महिलाओं में ही उतनी ही ज़्यादा जिज्ञासा हो, उतनी ही ज़्यादा स्टार्टअप को लेके आगे बढ़ने की क्षमता हो, वो आगे आएँ? ये परिवर्तन आ रहा है, तेज़ी से ये परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आज एक्सपोजर सबको है। डिजिटल मीन्स के जरिए आज प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो क्लोज टू 90% पॉपुलेशन के पास आज डेटा की अवेलेबिलिटी है, डेटा यूज़ करते हैं, डेटा से कनेक्टेड है। तो डिजिटल इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना था, उस सपने को अगर हम देखें, स्टार्टअप इंडिया का सपना देखें, मेक इन इंडिया का सपना देखें, तो इन तीनों का जो कन्वर्जेंस आ रहा है, उस कन्वर्जेंस से आज गांव की महिलाएं, छोटे शहरों की महिलाएं, छोटे शहरों के भाई, उन सब के भी सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो रहा है। एक स्टार्टअप से ही मैं निजी आपकी एक जानकारी मैं चाहता हूं कि इन लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं उनको बताऊं कि आपने आईएएस से रिजाइन इसीलिए किया कि आप मैनेजमेंट जब पढ़ने गए थे तो लोन लेकर गए थे और आप स्टार्टअप शुरू भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए आपने बीच में नौकरी भी की सिर्फ लोन चुकाने के लिए, ताकि वो लोन चुकता हो फिर आप स्टार्टर का रिस्क लो। आप थोड़ा बताएं लोगों को, क्योंकि ये इंस्पिरेशनल है। आपको बहुत कुछ पता है। नहीं, मेरे हिसाब से स्टार्टअप की तरफ इंसान क्यों जाता है? जो सेटिस्फैक्शन इस चीज़ में है कि आपके एंटरप्राइज से, आपके बुद्धि से, आपकी मेहनत से 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग, 3000 परिवार अगर उस पर पलते हैं तो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है, बहुत बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन है। उससे बड़ा एक लास्टिंग चेंज, लास्टिंग कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में कोई नहीं हो सकता, मेरा मानना ये है। एक हमेशा ये मैं तो इस तरह से सोचता हूँ कि हमें अपना सेल्फ असेसमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए। अपने सेल्फ असेसमेंट में अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ के हिसाब से जहाँ 70-80% या 50-60% सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो, उस फील्ड में आगे बढ़ने से ठीक रहता है। अगर केवल एक आइडियलिस्टिक तरीके से सोचें और उसी तरीके से आगे बढ़ें, उसके बजाय अपना एक ऑनेस्ट असेसमेंट हो अपनी कैपेबिलिटीज़ में, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी में, उस सब का एक अच्छा असेसमेंट हो, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिया। अगर मैं इसको थोड़ा सरल करूं, क्योंकि सीखने के लिए आज से 3 पॉइंट्स क्या होने चाहिए जो कि कोई बंदा जिसको ठान ले कि 1, 2, 3, वैसे ये बहुत आसान नहीं है कि 1 2 3 3 कर लूं तो मैं हिम्मत कर सकता हूं, स्टार्टअप में आगे बढ़ूं और सफल हो सकता हूं। पहला तो अपने आइडिया में कन्विक्शन लगना चाहिए कि हाँ, जो आइडिया या जिस भी फील्ड में जाना चाहें उसमें सेल्फ कन्विक्शन ज़रूर होना चाहिए। खुद को अगर विश्वास नहीं तो दूसरों को विश्वास कैसे दिलाएंगे, पहला। दूसरा, एब्सोल्यूट कमिटमेंट कि जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत मैं करूँगा। जितना, जैसा आपने कहा, इश्क हो गया अपने काम से, तो वो होना ज़रूरी है, उसके बिना होता नहीं है, उसके बिना चलता नहीं है सिस्टम। तो अपने काम के प्रति कन्विक्शन, आइडिया के प्रति कन्विक्शन, काम करने के लिए कमिटमेंट। और तीसरा, अपने ऐसे साथी चुनने चाहिए जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, जो आपकी स्किल्स नहीं है वो स्किल्स दूसरे लोग लेके आ सके। अगर ऐसी हम टीम बना सकें, ये 3 पॉइंट्स पे अगर ध्यान रखो तो सक्सेस गारंटीड है। यहाँ मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को कि इन्होंने जब अपना स्टार्टअप शुरू किया था तो ये 6 महीने कंटेनर में रहे थे, घर में नहीं रुके थे जब इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। अब बात करते हैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री की। तो आपको क्या लगता है, आपको अभी कुछ दिनों पहले ये जो मेरा पहला सवाल यही था मिला है, तो उसमें कैसे रिवाइव करने के क्या प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं आप उस मिनिस्ट्री में? टेलीकॉम सेक्टर में बहुत एक फंडामेंटल चेंज आया है। अगर पिछले 5-7 सालों में आप देखें
तो देश में 2014 से पहले कुल मिला के 4 लाख से भी कम BTS होते थे, रीच नहीं थी। आज करीब 23.5 लाख 24 लाख के आसपास बेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, यानी पहुंच बहुत ज़्यादा पहुंच गई है। इतनी तेज़ी से जो ग्रोथ हुई है, इस ग्रोथ का बहुत सारे प्लसेस हैं, बहुत सारे उसके साथ रिस्क्स भी एसोसिएटेड है। हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से चेंज हो रही है, आपको कंटिन्यूसली कैपेक्स की साइकिल बनाए रखनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की साइकिल बनाए रखनी पड़ती है। फिर स्पेक्ट्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐसा नेशनल एसेट है, उसका एलोकेशन कैसे हो। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है, उन सब से इस इंडस्ट्री को कैसे निकाला जाए जिससे कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो। हमारी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विज़न है अंत्योदय का विज़न। समाज के अंतिम छोर पे बैठे परिवार को, व्यक्ति को बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले, वही मिले जो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो वो सब कैसे हो, उसके लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को कैसे सुदृढ़ किया जाए। तो सारा विज़न यही है। जो PM साहब ने सितंबर में रिफॉर्म्स अप्रूव किए, उन रिफॉर्म्स से आज इंडस्ट्री में एक बहुत हेल्दी डेवलपमेंट हो रहा है। फिर अभी 10 दिन पहले कैबिनेट में PM साहब ने अप्रूव किया कनेक्टिंग दी अनकनेक्टेड के लिए 7,287 गाँवों को कनेक्ट करने के लिए 6,446 करोड़ का 6,446 करोड़ का पैकेज अप्रूव किया। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में इंडस्ट्री को एक अलग डायरेक्शन में ले जाना है। जो 5G की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आप बताएं कुछ 5G के बारे में। 5G में 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो 5G सर्विसेज, दूसरा 5G के लिए जितना सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसका डेवलपमेंट। आज तक कभी भी देश में सोचा नहीं गया था। PM साहब ने जब मेक इन इंडिया का विज़न दिया, मेक इन इंडिया विज़न में निहित था कि आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में डेवलप करो। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? 4G से 5G की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, उसका डेवलपमेंट का काम चालू हुआ। 4G का डेवलपमेंट प्रैक्टिकली करीब करीब कंप्लीट हुआ है और दिसंबर तक इसका लॉन्च होने वाला है। 5G उसके साथ ही है, 5G उसके ऊपर उससे एसोसिएटेड है। तो 5G का डेवलपमेंट भी इन पैरेलल चल रहा है। तो 5G का डेवलपमेंट होते होते अगले साल के मिडिल तक 5G का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। प्लस मेक इन इंडिया में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी, जो कभी हमने सोचा नहीं था, इस देश में कभी नहीं सोचा था, वो PM साहब ने आज से 5 साल 6 साल पहले सोच के उसके प्रोग्राम्स चालू किए, जिसके अब रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो ये 2 बहुत बड़े महत्वपूर्ण पहलू। अब दूसरा हुआ सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए ऑलरेडी ट्राई में कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है कि स्पेक्ट्रम की क्या प्राइस रहे, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहे। वो आते ही तुरंत स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेंगे और अगले साल में 5G की सर्विसेज रोल आउट होगी। अब बात रेलवे की करते हैं। रेलवे लाइफलाइन है, सबसे बड़ा नेटवर्क। क्या भविष्य में उसको, रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोई योजना है? रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोई योजना नहीं है। रेलवे इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपके ट्रैक सिस्टम ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का ओवरहेड OHE ले लीजिए, सिग्नलिंग सिस्टम ले लीजिए, रोलिंग स्टॉक ले लीजिए, सेंट्रल ट्रेन कंट्रोल ले लीजिए, फिर आपका स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि रेलवे को प्राइवेटाइज करना सोचा भी नहीं गया और ऐसा कोई प्लान नहीं है। इसमें किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जुड़े, कैसे स्टार्टअप्स इसके साथ जुड़े, कैसे टैलेंट इसके साथ जुड़े, कैसे ये सिस्टम क्लोज सिस्टम की जगह ओपन सिस्टम बने, जिससे कि हमारे करीब 8 करोड़ पैसेंजर्स साल के, 8 करोड़ ट्रिप्स होती है साल की, डेली 2.5 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स, डेली साल का 1,250 मिलियन टन के आसपास का कार्गो। इन सब में कैसे लोगों को बेटर सर्विसेज मिले एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, वो थॉट प्रोसेस है। उस थॉट प्रोसेस में बहुत सारे इनोवेशंस आएंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का कोई इसमें स्कोप बिल्कुल खारिज करते हैं। बिल्कुल। आपने 2 बातें कही, स्टार्टअप कैसे जुड़े, टैलेंट कैसे जुड़े, कैसे जुड़ सकते हैं? कई तरीके से। जैसे बहुत जल्दी अभी हम एक हैकाथॉन लॉन्च करेंगे कि ट्रैक की कंडीशन है, ट्रैक की कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं,
इसके बजाय क्या स्टार्टअप्स नए मेथड्स दे सकते हैं, लाइडार बेस्ड सर्वे हो, ट्रेन के एक्सल के ऊपर एक लाइडार लगा दिया जो कि कम्प्लीटली उसको ट्रैक को लेता है और बाद में उसकी इमेज प्रोसेसिंग करके उसकी कंडीशन लाए। इसका एक हैकाथॉन आने वाला है बहुत जल्दी। टैलेंट जुड़े, किस तरह से कंटेनर्स की नई डिज़ाइंस बने, जिससे कि जो छोटे उद्यमी हैं, हमारे छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी बिजनेसेस हैं, उन लोगों को भी रेलवे की फैसिलिटी मिल सके। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम आप सबके सामने रखेंगे। आप सॉल्यूशंस दीजिए और रेल के साथ जुड़िए। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या आपके पास प्लान्स हैं रेलवे के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। रेलवे में आज कम से कम हर साल 3 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तभी जाके जो जीडीपी की ग्रोथ है और पीएम साहब का गति शक्ति का जो विजन है वो पूरा हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग बैंक्स के साथ बात कर रहे हैं, सॉवरेन फंड्स, पेंशन फंड्स के साथ बात कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। उनका कंसर्न हमेशा रहता था कि एक बैलेंस्ड, जिसमें रिस्क्स क्या है और आपके रिजल्ट्स क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में एक बैलेंस स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। तो वैसा बैलेंस स्ट्रक्चर बन रहा है हर चीज़ में, कंस्ट्रक्शन में, नए ट्रैक्स की लेइंग में, वैगन्स के डिज़ाइन में, वैगन्स के डिप्लॉयमेंट में। तो उन सब में बैंकिंग सेक्टर हमारे साथ जुड़ रहा है, फंड्स जुड़ रहे हैं, और एक जैसा मैंने पहले कहा, टैलेंटेड लोग जो जुड़ना चाहते हैं रेल परिवार से, वो लोग जुड़ रहे हैं। अभी आपने भोपाल रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर दिया। बिल्कुल देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि ये रेलवे स्टेशन ऐसा भी हो सकता था। कुछ दिनों पहले आपने एक फ़ोटो ट्वीट करी थी मुंबई की। मैं चाहूँगा इस दोनों के बारे में, क्या ये हमारा रेलवे का भविष्य है ऐसा? प्रधानमंत्री जी का विजन है कि रेलवे में व्यक्ति, कोई भी पैसेंजर, कोई भी एक आम नागरिक, साधारण मानवी जब जाए, उसका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। रेलवे का एक्सपीरियंस आप प्राइमरीली 2 चीज़ों से होता है, स्टेशन से होता है और ट्रेन से होता है। तो स्टेशंस का एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हो और उसका फंक्शनल यूज़ भी बहुत अच्छा रहे, और वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स आए, ये विजन पीएम साहब ने दिया। स्टेशंस करीब करीब अगले 3 सालों में करीब 100 के आसपास स्टेशंस का रीडेवलपमेंट होगा। जो आपने रानी कमलापति स्टेशन का जिक्र किया, बहुत अच्छा मॉडल है, उसी मॉडल पे आगे बढ़ेंगे। और ट्रेन्स, पीएम साहब ने लाल किले से घोषणा की थी 2023 के 15 अगस्त तक 75 वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स देश के कोने कोने को जोड़ने चाहिए, और फिर वही प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑलरेडी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, और पहला प्रोटोटाइप आ जाएगा अगले अप्रैल मई में फर्स्ट प्रोटोटाइप आ जाएगा। तो उस विजन को पूरा कर रहे हैं पीएम साहब के। गति शक्ति के बारे में, गति शक्ति बेहद ही आप कहें कि महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं गति शक्ति को। गति शक्ति के बारे में आप कुछ और बताएं दर्शकों को। गति शक्ति का विजन पीएम साहब ने इस तरह से दिया कि एक हम बहुत ही हर सेक्टर को साइलोज में रखते हैं। रोड वाला अपने हिसाब से रोड तैयार करता है, रेल वाला अपने हिसाब से रेल, फिर जब रोड बन गई तो कोई आके उसको केबल खोदने के लिए आ जाता है। क्यों ना हम इन सबको एक इंटीग्रेटेड वे में देखें, ये विजन है। इस विजन के साथ पीएम साहब ने, तो उसी विजन के साथ काम करते हुए आज हम लोग रेलवे में पॉलिसी नई एक बना रहे हैं, जिससे कि रोड हो या वाटरवेज हो या रेलवेज हो, इन तीनों में किस तरह से एक इंटीग्रेटेड वे से कार्गो मूव कर सके। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो विजन है पीएम साहब का, उस विजन को कैसे आगे ले जाना चाहिए, वो उसी पे फोकस है। रामायण एक्सप्रेस की बात करते हैं। अभी रामायण एक्सप्रेस को लेके खूब चर्चा हुई थी, कुछ कहना चाहेंगे रामायण एक्सप्रेस के बारे में? रामायण एक्सप्रेस के पीछे का थॉट प्रोसेस भी अपने को देखना चाहिए। हम विदेशों में कहीं भी जाते हैं तो एक छोटी सी चीज़ होती है, एक छोटा सा पत्थर होता है, छोटी सी एक पार्क होता है, उस पार्क के पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ बना के किस तरह से लोग बड़ा टूरिज्म क्रिएट कर देते हैं। भारत में तो इतना कुछ है, देश में किसी भी कोने में हम जाएं तो हमारी हेरिटेज तो इतनी समृद्ध है, हमारा कल्चर तो इतना समृद्ध है। इस समृद्ध कल्चर को क्यों ना हम अपनी जनरेशन्स को भी दिखाएं और दुनिया भर को दिखाएं। तो उस पर पीएम साहब ने विजन दिया कि इसमें रेलवे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो किसी भी कल्चरल थीम को लेके ट्रेन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डिजाइन उसके हिसाब से, संस्कार और संस्कृति दोनों का है। संस्कार और संस्कृति को जोड़ के, बहुत अच्छा आपने शब्द यूज किया। हम इसको भारत गौरव ट्रेन्स बोल रहे हैं। वही हुआ। धन्यवाद। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी भी आप देखें जो कॉमन समस्या है, जो
रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट काफ़ी रहते हैं, भीड़ बहुत रहती है सुविधाओं को लेकर। तो आने वाले दिनों में यात्रियों को, आम लोगों को रेलवे में और किस किस तरह के, क्या इन चीज़ों से निजात मिल जाएगी, किन किस तरह के बदलाव दिखने को मिलेंगे? डिमांड रेल ट्रैफिक के लिए, रेल सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा है, मानता हूँ मैं। और जितनी डिमांड है उस लेवल पे उतनी सर्विस प्रोवाइड करना काफ़ी समय लगेगा। उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिएगा। जैसा मैं कह रहा था कि मिनिमम हमको 3 लाख करोड़ के आसपास, 2.5 से 3 लाख करोड़ साल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि जो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, ईस्ट कॉरिडोर और वेस्ट कॉरिडोर, उसका तकरीबन कंप्लीशन के स्टेज पे आ गया है। जैसे ही ये कॉरिडोर्स कमीशन हो जाते हैं, कार्गो मूवमेंट उन दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर पैसेंजर के लिए अच्छी खासी कैपेसिटी हो जाएगी। फिर जो हाई स्पीड ट्रेन्स डेवलप होके भारत में डिज़ाइंड 2023 तक आएगी, उन ट्रेन्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी सुविधाएं जिनका आपने जिक्र किया, उससे पैसेंजर्स का एक एक्सपीरियंस चेंज होगा और एक जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट होगा। तो हम भरोसा दिलाएं कि कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद चीज़ें रेलवे में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। परिवर्तन आएगा, आ रहा है। आप देखिए ना, 7 साल पहले अगर आप किसी स्टेशन पे जाते, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन होता है कि आपके उद्यम से, आपके एंटरप्राइज से, आपकी मेहनत से, आपकी बुद्धि से, आपके आइडिया में कन्विक्शन से आप किसी की, आपके साथ जो जितने लोग जुड़ते हैं उनकी लाइफ में एक मीनिंगफुल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हो, सस्टेनेबल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। उस सेटिस्फैक्शन, उस उद्देश्य को लेके मैंने अपनी जर्नी उसी उद्देश्य को लेकर काम की कि मेरे साथ जुड़े अगर 2000 परिवार, 3000 परिवार जुड़ सकते हैं, अगर मैंने टारगेट लिया था कि 1000 परिवार जुड़े हैं, तो 2000 परिवार जुड़े तो उनके परिवार का भरण पोषण, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके रहने का स्टैंडर्ड, उनकी ग्रोथ, वो सब अपनी मेहनत से हो, तो वो एक बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे मेरा मोटिवेशन वो था। जो एक सोच है कि नौकरी करो, उस सोच से बाहर कैसे निकलेंगे लोग? 2 चीज़ें देखनी चाहिए। एक, आपकी खुद की स्वयं की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, और दूसरा, आपके ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट में अपनी स्ट्रेंथ्स को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ का सोसाइटी में कहीं पे एक सस्टेनेबल यूज़ है और आप उस डायरेक्शन में चले जाते हो और रिस्क को थोड़ा थोड़ा मिटिगेट कर लेते हो, अपने साथ पार्टनर्स जोड़ के, अपने साथ इस तरह के लोग जोड़ के जो कि आपकी रिस्क को शेयर कर सके, तो सक्सेस गारंटीड है। अगर हम उस तरह से सोचें तो लगता है कि स्टार्टअप करना या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना आसान होगा। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? पूछिए। नाम बता दीजिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हेलो सर, आई एम सौरभ कुमार। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ ऑयलर मोटर्स का। हम लोग इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स बना रहे हैं एंड आप मतलब पूरी जर्नी में अभी सुन रहा था, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इन सब में आप अभी हैंडल भी कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक जो अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसमें कि अभी हम लोग एंटायर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। एज अ स्टार्टअप ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं कि ये सारी चिप्स, ये सारी चीज़ें, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हम लोग लेके आएँ, बट अभी भी काफ़ी डिपेंडेंसी है ग्लोबली, चाहे वो चाइना है, ताइवान है, यूरोप है, यूएस है। सो इस पे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है, ये सम ऑफ द पीएलआई स्कीम्स के बारे में भी बीच में बातचीत हो रही थी, तो किस तरह से उस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं कि इंडिया को आत्मनिर्भर बना पाएँ सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेसिफिकली? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटायर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे पीएम साहब का विजन इतना स्पष्ट है और उस डायरेक्शन में हम लोग इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर चिप बनने के बाद में उसकी पैकेजिंग, डिज़ाइन इकोसिस्टम, ये कंप्लीट इकोसिस्टम पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी इसमें प्रोग्रेस आप देखेंगे। आने वाले आगामी महीनों में
इंडिया विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हम बनेंगे। केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनेंगे बल्कि हम सेमीकंडक्टर के जल्दी एक्सपोर्टर्स भी बनेंगे। ये विजन पीएम साहब का है और उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। जल्दी आप लोगों को इसमें अच्छी खबर मिलेगी। जी, छोटा सवाल पूछिएगा अपने आप को। अश्विनी जी, आपकी कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है हम सब युवाओं के लिए। अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करिए। मैं रितेश मलिक हूँ, मैं इनोवेट करके कोवर्किंग स्पेस चलाता हूँ। बस एक छोटा सा प्रश्न जो हम सब युवाओं के बीच में रहता है, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब कंपनीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करेगी? क्योंकि अभी जैसे आपने देखा गूगल ने 30% का डेवलपर्स से लगान मांगा है। उन्होंने कहा है जो भी आप कमाओगे 30%, 1.5 से 2% से सीधा 30% पे ले गए हैं वो। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि आप देखिए स्टार्टअप्स का 40% फंडिंग गूगल, फेसबुक को चले जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो बिग टेक मोनोपोली है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? थैंक यू। सारी दुनिया में एक ऑलमोस्ट एक क्लैरिटी आ रही है कि सोसाइटी में जो डिस्पैरिटीज़ क्रिएट हो रही है बिग टेक के कारण, उन डिस्पैरिटीज़ को वी हैव टू कम टू अ बैलेंस। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस इन इट। अगर आज आप ग्लोबली आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने कंटेंट पे, जो कंटेंट के प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ एक फेयर नेगोशिएशन का एक्ट लाए। साउथ कोरिया ने अभी एक एक्ट लाए। इसी तरह से यूरोप में भी ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो बिग टेक वर्सेस स्मॉल, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। इस फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर मेरा मानना है कि आज एक सोशल कंसेंसस बनता जा रहा है दैट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस इन दिस। देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन विच क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो उस दिशा में देश बढ़ रहा है, दुनिया बढ़ रही है और रेगुलेशन नेचुरली उसी डायरेक्शन में जाएगा। नमस्कार ऑनरेबल मिनिस्टर, मैं जगदीप चौहान, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एप्रो ग्लोबल लिमिटेड। हम सोलर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हैं। मेरा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही है। एक्चुअली जैसे आपने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चर में इंडिया आत्मनिर्भर होने वाला है, मैं इस बात को लेकर काफ़ी खुश हूँ। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन एक और इकोसिस्टम है दैट इज़ फॉर द स्किल डेवलपमेंट। मुझे अभी ये दिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैंने पेटेंट्स भी हैं। DSP साइन यूनिट टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की थी और 95 में मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स पास आउट किया था तो मुझे लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर। बट लेकिन अब मैं फील कर रहा हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं इंडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली, स्किल लेवल बहुत कम है। अब ये सब चीज़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पावर इन्वर्टर्स में, तो इन सब में ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑलमोस्ट हर एक टेक्नोलॉजी का एक पर्याय बन गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसमें अगर हमारे देश का जो युवा है वो अगर स्किल नहीं होगा तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयर सिस्टम नहीं डेवलप होगा। आप अभी देखेंगे कि ऑटोमोबाइल में गली गली में वर्कशॉप्स हैं। वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे तो उनका क्या होगा? क्या उनको ट्रेनिंग है कि वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर कर सकें? अगर वो नहीं करेंगे तो ई वेस्ट कितना जनरेट होगा इंडिया के अंदर? तो मैं जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट इस बात को लेकर क्या सीरियस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में स्किल डेवलपमेंट कैसे हो? बहुत अच्छा प्रश्न है और वास्तव में देश की ज़रूरत भी है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत अभी हमने फ्यूचर स्किल्स का प्रोग्राम लॉन्च किया। फ्यूचर स्किल्स में विजन ये रखा, इसके स्ट्रक्चर में ये रखा, इंडस्ट्री को क्या चाहिए। आपकी इंडस्ट्री, जैसे आपने ईवी स्पेस की बात की, इसमें क्या चाहिए ये आप तय करें। गवर्नमेंट शुड नॉट डिसाइड द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम तय करना है वो इंडस्ट्री खुद तय करे और इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, उसका जो खाका है वो तैयार हो। उसी के अंडर मैंने जैसा बताया 4,70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो नीड्स है और जो नौजवानों की नीड्स है वो दोनों नीड्स मीट होती है। अश्विनी वैष्णव जी, बहुत धन्यवाद। आपने सवालों का जवाब दिया, आपने अपने मंत्रालय की बात कही, सरकार की नीतियों के बारे में बात कही और सबसे बड़ी बात की, आपसे लोग प्रेरणा लेंगे क्योंकि आप मेरे भी रोल मॉडल हैं और बाकी मुझे लगता है कि तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे जिस तरह से आपकी जर्नी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हिंदुस्तान।